हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही है। आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया हूँ यार। तुम लोग अपने हाल चाल बताओ, लिखो कमेंट सेक्शन में कैसे हो, आजकल क्या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ढंग से डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाती है, बायोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बायोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जाती है ना। बायोलॉजी या क्या है यार, या तो बच्चों को पूरी ढंग से आ जाती है या फिर बच्चों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। बायोलॉजी में दो ही चीजें होती हैं, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बच्चा हैंडल कर लेता है। लेकिन बायोलॉजी अगर आपको एक बार समझ में आने लगी ना, फिर आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना इजी रहेगा आपके लिए साइंस को डील करना, फिजिक्स वाले पार्ट को। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने एक फॉर्मूलाज की लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट के सारे फॉर्मूलाज देख लेना। तीनों चारों चैप्टर केमिस्ट्री के डील करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, लगभग सारे के सारे डील कर पाओगे। ठीक है। तो ये तरीका है फिजिक्स को डील करने का, केमिस्ट्री को डील करने का और बायोलॉजी को डील करने का। हालांकि केमिस्ट्री के तो मैं सारे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, अभी बायोलॉजी के भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और छोटे बना के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो एक लेक्चर दो दो तीन तीन घंटे का बन रहा है यार। तुम्हारे लिए छोटे बना रहा हूँ ताकि तुम्हें अ, डर ना हो, लाइक तीन तीन घंटे के लेक्चर हो रहे हैं लाइक दैट। ठीक है। ओके जी, चलिए। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो टेंशन मत लेना। आज हम जिस चैप्टर को डील करेंगे दैट इज हेरिडिटी, आनुवंशिकता। ठीक है। हेरिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। पहले चैप्टर का नाम हुआ करता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता और विकास। ठीक है। लेकिन अब आपके जो सिलेबस है उससे इवोल्यूशन कट हो चुका है, तो अभी सिर्फ हमें हेरिडिटी पढ़नी है। ठीक है जी। ओके, क्या होता है यार हेरिडिटी? हेरिडिटी के बारे में बताइए आप लोग। रिप्लाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, क्या होता है हेरिडिटी बताइए। सो हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर आएंगे तो दैट इज हेरिडिटी। ठीक है जी। ओके। और हमारे पेरेंट्स में जो कैरेक्टर है उनके पेरेंट्स से आएंगे, और उनमें जो कैरेक्टर आएंगे वो उनके पेरेंट्स से आएंगे। तो बेसिकली एंसिस्टर से हमारे अंदर कैरेक्टर आ रहे हैं, एंसिस्टर से उनके डिसेंडेंट में कैरेक्टर आते जा रहे हैं। मतलब हमारे पूर्वजों से अगली अगली जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। और कैरेक्टर से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे मान लो पापा के बाल घुंघराले थे, आपके बाल घुंघराले हो गए, करली थे करली हो गए। ठीक है। कुछ के स्ट्रेट थे, उनके स्ट्रेट आ गए। पापा काले थे, आप काले हो गए। मम्मा गोरी थी, आप गोरे हो गए। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप बताइए। इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी, ओके जी। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये भी पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू वेरिएशन, मेंडलिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके जी। ओके सर। कीवर्ड्स, ये कुछ कीवर्ड्स है यार, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिख रखे हैं ताकि हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि हिंदी में वर्ड काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश, बट ठीक है यार, आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा हिंदी मीडियम वालों। ठीक है। हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता, कैरेक्टर्स को लक्षण बोलते हैं, ट्रेड्स को विशिष्ट लक्षण बोलते हैं, जबकि एनसीईआरटी में ना दोनों के लिए लक्षण वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स को उपार्जित लक्षण, इनहेरिटेड ट्रेड्स को वंशानुगत लक्षण। ओके जी। वेरिएशंस, विभिन्नताएं, जीन्स एंड एलील्स, जीन व युग्म विकल्पी। डीएनए, डीएनए को डीएनए ही बोलते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र बोलेंगे। डोमिनेंट एलील प्रभावी युग्म विकल्प, रिसेसिव एलील अप्रभावी युग्म विकल्प। होमोजाइगस, सम युग्म जी, हेटरोजाइगस विषम युग्म जी, फेनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, पनेट स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके सर, दिस इज सो टफ, आई कैन हियर माई लास्ट थ्री रिमेनिंग ब्रेन सेल्स आर्ग्यूइंग ओवर हु हैज टू डील विद इट। ओके जी। हेरिडिटी की बात करते हैं। अभी अभी मैंने आपको हेरिडिटी के बारे में बताया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, नहीं दिया? हाँ दिया है सर। आप बताइए क्या मतलब होता है हेरिडिटी का, अब आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चलिए लिखिए। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। जैसे मान लो पापा काले थे और मम्मा गोरी थी। ठीक है। मान लो पापा कैसे थे? ब्लैक। मम्मा कैसी थी? वाइट। और आप कैसे हो गए? आप मान लो हो गए ब्लैक। तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया आप में? ये पापा से आया है आप में। ठीक है। तो ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि शो हो रहा है। डोमिनेंट किसको बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर किसको बोलेंगे? जो एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है। और जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोल देते हैं। ठीक है जी। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये दिखा भी तो रखा है, ये गोरे हैं, ये काले हैं, आप थोड़े से सांवले हो गए। ठीक है। पास ऑन होते हैं कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवंशिकता यानी कि। ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में कैरेक्टर और ट्रेट दोनों को लक्षण कहा गया है, जबकि अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो कैरेक्टर को लक्षण बोलेंगे, ट्रेट को विशिष्ट लक्षण बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैरेक्टर मान लो आई कलर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, वो होगी ट्रेट। ठीक है। ब्लू ब्राउन जैसी भी होगी वो ट्रेट हो जाएगी। जैसे मान लो हाइट का एग्जांपल लेता हूँ, हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन आप लंबे हो या छोटे हो, टोल हो या शॉर्ट हो, वो क्या है? वो ट्रेट है, टोल एंड ड्वार्फ। ठीक है। हेयर कलर, हेयर कलर कैसा है? ब्लोंड है, ब्लैक है, किस टाइप के हेयर है? तो हेयर कलर क्या है? कैरेक्टर है।
ब्लैक एंड ब्लोंड होना हेयर का ये है ट्रेट। ठीक है जी, ओके सर, समझ आ रहा है, यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट सेम चीजें हैं? सेम तो नहीं है यार, ठीक है, लेकिन अप टू 10th क्लास एनसीईआरटी उसी को कैरेक्टर और ट्रेट लिखे जा रहे हैं। तो ठीक है, अप टू 10th तक आप मान लेते हैं, लेकिन 11th 12th में आप ये गलती नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे कैरेक्टर और ट्रेट सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो उसकी विशिष्ट टाइप की प्रकार है, स्पेसिफिक टाइप की टाइप, ठीक है। फीचर्स क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, बताइए जी। इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट कौन सी होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा बहुत जो भी जानते हो एक बार लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन सी होती हैं? जो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान में आती हैं, ठीक है। पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। और एक्वायर्ड ट्रेट कौन सी होती है? जो आप मेहनत करके अर्जित करते हो, जिस एनवायरमेंट में आप प्ले बड़े हो, आप उसके थ्रू अर्जित करते हो, मतलब गेट करते हो, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट में हम नॉर्मली ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने गिटार बजाना सीख लिया, वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इनहेरिटेड नहीं है, उसमें जीन्स का कोई रोल है ही नहीं, आपने अपनी मेहनत करी है, ठीक है। आप फुटबॉल के अच्छे प्लेयर बन गए, वो एक्वायर्ड ट्रेट, आपने उस पर मेहनत की है, ठीक है। उसमें इनहेरिटेड ट्रेट का कोई रोल नहीं है, उसमें जीन्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जीन्स का रोल किस चीज में है? जैसे मान लो आप लंबे हो गए, उसमें जीन्स का रोल है, वो इनहेरिटेड ट्रेट है। आप काले हो गए, वो इनहेरिटेड ट्रेट है, उसमें जीन्स का रोल है, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट वो है जो आप मेहनत करके अर्जित करते हो, गेट करते हो, और इनहेरिटेड ट्रेट वो होती है जो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। अगर आप काले हो तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है भाई, फेयर एंड लवली वगैरह, मर्द हैंडसम वो सब वगैरह लगाना छोड़ दो यार, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं सर हम ये यूज नहीं करते, फिर क्या यूज करते हो यार? हम्म, कोई जरूरत नहीं वो सब कराने की। अगर आप काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो वैसे ही रहोगे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने भी, गोरा होने की बहुत कोशिश की है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। मत करो ये सब यूज, ठीक है। ओके, चलिए एक बार ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंट, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, ठीक है जी। ये आप अपनी मेहनत से सीखते हो, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। तो ये आप अपनी मेहनत से अर्जित करते हो, ये जीन्स के थ्रू आती है, ठीक है। कंट्रोल, ये वाले ट्रेट को डीएनए और जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये वाले ट्रेट आप अपनी मेहनत से अर्जित करते हो, गेट करते हो, ठीक है। कोज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल एक्टिविटीज, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आई कलर, हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप, हाँ ये तो सारा का सारा इनहेरिटेड होगा ना, जीन्स के थ्रू पास ऑन हुआ है। जबकि आपने बाईसाइकिल चलाना सीखा, गिटार बजाना सीखा, कई टाइप की लैंग्वेज सीख ली, उसमें तो आपने खुद मेहनत की है, तो वो आपके एफर्ट्स हैं यार, इसलिए वो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ठीक है। कैन बी पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग, हाँ ऑफस्प्रिंग में तो पास होती है इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स पास ऑन नहीं हो सकती। आप आईएएस बने हो अपनी मेहनत करके, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा भी आईएएस बन जाएगा, उसमें आप वाली क्वालिटी जाएंगे ना जाएंगी क्या गारंटी है। आपके पापा बहुत मेहनत करते हैं, हाँ हो सकता है आप ना करते हो सकता है आपके पापा ज्यादा मेहनत ना करते हो और आप करते हो, तो दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो आप मेहनत करके गेट कर रहे हो, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स पार्ट ऑफ हेरिडिटी, हाँ यार इनहेरिटेड ट्रेट्स पार्ट ऑफ हेरिडिटी होती हैं, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स नहीं होती, उनमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है जी। ओके, देखो जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, गिटार बजाना सीखा, ये क्या है? ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, आपने अपनी मेहनत से सीखा है। जबकि आपके करली हेयर हो गए, ब्लू आई होगी, ब्लू आई वैसे काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं, तो ये क्या हुई? ये हुई इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। आपके काले होने में आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो खुश रहिए जैसा भी कलर है। वेरिएशंस क्या होता है यार? जब आपके कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रहे होते हैं ना, तो उनमें थोड़ी सा डिफरेंस आ जाता है, वो डिट्टो सेम नहीं आते। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बिल्कुल अपने पापा जैसे लग रहे हो, थोड़े से तो अलग लगोगे ना, वही वेरिएशन है यार, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कलर में चेंज आ जाएगा, बालों में चेंज आ जाएगा, बहुत सारी चीजों में चेंज आ सकता है, किसी भी चीज में चेंज आ सकता है, ठीक है ना। तो वो हल्की सी जो वेरिए तो वो जो हल्का सा जो डिफरेंस है ना, उसी को वेरिएशन बोला गया है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे चेंज क्या आ गया? ये रेड हो गया, यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। नेक्स्ट जनरेशन में क्या चेंज आया? ये रेड रह गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। तो ये जो हल्का हल्का चेंज हुआ है ना, इसी चेंज को वेरिएशन बोला गया है, ठीक है। मतलब सो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जब कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, तो उनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं, थोड़े थोड़े चेंज आ गए हैं, उन्हीं को वेरिएशंस बोला गया है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंस है? चलो यार आपको वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लो ये अर्थ है यार, ठीक है। अब अर्थ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मान लो सारे के सारे सेम टाइप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ? अब एक एस्टेरॉइड आ गया, उसने अर्थ के ऊपर अटैक कर दिया। ये आ गया एस्टेरॉइड, और एस्टेरॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं शायद, है ना। तो एस्टेरॉइड ने कर दिया अर्थ पे अटैक। अब जैसे ही एस्टेरॉइड अर्थ पे अटैक करेगा, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इनमें से कित सारे के सारे बैक्टीरिया एक जैसे हैं।
अब ये बैक्टीरिया अगर टेम्परेचर झेल पाए तो ये अर्थ पे सर्वाइव कर जाएंगे, अगर नहीं झेल पाए तो सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन अब दूसरी कंडीशन लो, अगर ये सारे के सारे बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते, ये लो ये अलग अलग टाइप के मैंने कुछ बैक्टीरिया बना दिए। अब ये वो बैक्टीरिया है जो एस्टेरॉइड का टेम्परेचर झेल सकते हैं, कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए ये तो झेल लेंगे, लेकिन ये नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या फाइनली, ये वाले जो बैक्टीरिया है ना ये तो मर जाएंगे, ये बच जाएंगे। तो वेरिएशंस का ये फायदा हुआ कि इनमें टेम्परेचर में वेरिएशन से कारण ये सर्वाइव कर गए। तो इसलिए वेरिएशन जो है जरूरी है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन अगर वेरिएशन नहीं आएंगी तो आप पुरानी जनरेशन जैसे रहोगे और आप झेल नहीं पाओगे। सो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, आपको अडेप्ट होना सिखाती हैं। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, जाहिर सी बात है सर्वाइव करना सिखाती है हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में। आप सोच के देखो, जो महाभारत टाइम पे जो योद्धा थे, अर्जुन था, भीम था, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये जो भी थे, अगर इनको आज के एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, आज की दिल्ली में छोड़ दिया जाए इनको, इस पोल्यूशन को ये लोग झेल पाएंगे? कतई नहीं भाई। कितने भी पहलवान टाइप के लोग हों, आज का जो दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल है ना, AQI 400-500 से कम तो बात भी नहीं करता। ठीक है ना, तो ये लोग उस एनवायरनमेंट को झेल ही नहीं पाएंगे, अडेप्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो हमारे में वेरिएशन आई हैं उनके कंपैरिजन में आज तक। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, सर्वाइवल में हेल्प करता है, हमारी अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है। ठीक है जी, ओके सर। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एंड न्यू न्यू स्पीसीज, जाहिर सी बात है इवोल्यूशन तो तभी हो पाएगा ना, पहले आप सर्वाइव करोगे तब आप में इवोल्यूशन होता जाएगा टाइम टू टाइम। और वो इवोल्यूशन कब होएगा, जब वेरिएशन होंगी, क्योंकि सेम टाइप के जीन अगर दौड़ते रहेंगे बिल्कुल एज इट इज, तो नुकसान ही नुकसान है यार, फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन, हाँ एक्सटिंक्शन होने से भी बचाती हैं वेरिएशंस। ठीक है, जैसे डायनासोर थे, डायनासोर अडेप्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के हिसाब से तो एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरे भी बहुत सारे जीव हैं, प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं अगर उनमें वेरिएशंस नहीं आती तो वेरिएशंस टाइम के साथ आना बहुत जरूरी है, तभी आप सर्वाइव कर पाते हो, अदरवाइज इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू सर्वाइव। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के अंडर, इनको पेपर में लिख के आना आपको एज इट इज। ठीक है, जीन और एलील में क्या फर्क है? एलील यार बेसिकली जीन का ही वेरिएंट होता है, जैसे मोबाइल के दो वेरिएंट होते हैं ना, एक 128 GB वाला, एक 256 GB वाला। तो जैसे मोबाइल के दो वेरिएंट हैं, ऐसे ही जीन के ना वेरिएंट होते हैं एलील। ठीक है, क्या होते हैं? वेरिएंट। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, ये मान लो ये है हमारा सेल। क्या है ये? सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है जी। सेल के अंदर क्या है? ये छोटा सा, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं शायद, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। क्रोमोसोम्स की शेप क्या होती है? क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। हाँ, याद आ गया मेरे को टाइम पे। ठीक है ना। क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है? क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है? ऐसे दिखते हैं शायद, एक्स की शेप के ना। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं DNA। ठीक है जी। अब DNA के अंदर होते हैं जीन। ठीक है, जीन 1, जीन 2, जीन 3। ठीक है जी। अब पहले वाले जीन, मान लो पहले वाला जो जीन है ये हमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है हेयर की, हमारे हेयर के बारे में। दूसरे वाला जीन हमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमारी हाइट के बारे में। तीसरे वाला जीन हमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमारी आई कलर के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग जीन के पास ना अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हर एक जीन के अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है, ओके जी। तो ऐसे, तो यही डिफरेंस है जीन और एलील के बीच में। एलील जो है जीन का ही वेरिएंट है, कौन से वाला? 256 GB वाला या 128 GB वाला, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जीन क्या हुआ? हेयर। हेयर की इंफॉर्मेशन है, कैसे हो सकते हैं? ब्लॉन्ड हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। हाइट, टोल हो सकते हैं, डवार्फ हो सकते हैं। टोल और डवार्फ होना एलील है, और हाइट क्या है? वो हमारे जीन वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये फर्क होता है जीन और एलील में। आई होप अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए जी आगे चलते हैं। जीन क्या होता है? ए जीन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA दैट कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक ट्रेट। जीन क्या है? एक सेगमेंट होता है DNA का जो एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है। चलिए मैं आपको DNA का भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आज। लो जी, चलो दिखाते हैं। देखो यार, DNA हमारा कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है DNA की, ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, AT और GC की पेयरिंग होती है DNA में। ठीक है, इसको एडेनिन बोलते हैं, इसको साइटोसिन, इसको थाइमिन, इसको ग्वानिन। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, इनके बीच में पेयरिंग होती है। ये सब आपको नहीं जानना है, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। DNA की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिक्स टाइप की होती है। ये होते हैं हमारे सेगमेंट DNA में। ठीक है, ये सेगमेंट होते हैं
जो यहाँ पे बात की गई है, ए जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है। तो यही सेगमेंट है पर्टिकुलरली जो कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट को, ठीक है। ए डीएनए इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक ट्रेट, ओके। एलील क्या होता है? एलील आर डिफरेंट फॉर्म्स और वेरिएशंस ऑफ द सेम जीन, सेम जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स, अभी अभी मैंने बताया कि वेरिएंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यस, डाउट तो क्लियर हो गए। ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। देयर कैन बी टू और मोर एलील ऑफ ए जीन, एक जीन के दो और मोर एलील हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वहाँ पे एलील भी समझ में ढंग से आ जाएगा, जीन भी ढंग से समझ में आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। जीन फॉर आई कलर एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब आई कलर कैसा हो सकता है? ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, वो हो गया एलील, ठीक है। तो हो गए ना एक जीन के ही काफी वेरिएंट, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन, तीन वेरिएंट हो गए आई कलर के, ठीक है। आई कलर क्या था? जीन को पास किया जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, एलील ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रेट अपीयर होगी, ठीक है। A section of DNA that provides information for one protein is called the gene for that protein। ये तो सीधी सी बात है यार। डीएनए, ये लो जी, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाई थी। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब धागे की तरह दिखता है। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ही होता है बेसिकली। कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिज्म, इन्फॉर्मेशन ही कैरी करने का काम करता है यार, जीन होता है ना इसमें, इसलिए। चलिए जी, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस बताते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है? थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, पतला होगा और धागे टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं क्रोमेटिन की। कंडेंस मतलब गाढ़ा होता है, एकदम थिन नहीं होता है इसकी तरह, ठीक है। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना हुआ होता है? इट इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन से, जो कि न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। हमारे क्रोमोसोम्स, इट इज कंडेंस्ड एंड टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो तब अपीयर होंगे आपको जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, जबकि क्रोमेटिन 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। प्रेजेंट व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है जी। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑल द टाइम। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन बॉडी में? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd वाला वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल बॉडी में कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम XY, और फीमेल बॉडी में XX, ठीक है। अपीयरेंस, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एज द थिक एक्स शेप, ठीक है। क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है? एक्स शेप होती है। क्रोमेटिन की थ्रेड लाइक दिखता है, ठीक है जी। ओके सर। क्रोमेटिन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑल द टाइम। 46 क्रोमोसोम्स आर सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम दिखेगा और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो क्रोमेटिन अवेलेबल होता है, ठीक है। व्हाट आर यू? ये हमारा डीएनए है। डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अगर मैसी थ्रेड है तो वो क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल सुलझा हुआ नीटली पैक्ड है एक्स शेप का, वो हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक है। चलिए जी, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बारे में बात करते हैं। डोमिनेंट एलील कौन से होते हैं? ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं, जबकि रिसेसिव एलील जो होते हैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने ट्रेट, ठीक है जी। ओके। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होती है, वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि एक्सप्रेस होते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं होते, हिडन रहते हैं, ठीक है। टोलनेस इन पी प्लांट कैपिटल टी, ये एक डोमिनेंट एलील है, जबकि शॉर्टनेस इन पी प्लांट स्मॉल टी, ये एक रिसेसिव एलील है। इस चीज को आप जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट है मिस्टर मेंडल का, वहां से समझ जाओगे बेटर, ठीक है। ओके जी। इफेक्ट ऑन ट्रेट, मास्क द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलील। या रिसेसिव एलील की जो ट्रेट है ना, उनको ये मास्क दे देता है, मतलब उनको शो नहीं होने देता अपनी, मतलब वो अपनी ज्यादा शो करता है, रिसेसिव एलील की नहीं शो होने देता, ठीक है। ट्रेट वगैरह। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। होमोजाइगस कंडीशन तब होती है जब आपके दोनों एलील्स सेम हो, जैसे मान लो कैपिटल टी दोनों के दोनों सेम एलील हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन है। जबकि मैं हेटेरोजाइगस की अगर बात करता हूँ, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस सिचुएशन होगी, ठीक है जी। यहाँ पे दोनों एलील कैसे हैं? अलग अलग टाइप के, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। एंड वन रिसेसिव, ये होगा हेटेरोजाइगस। बोथ डोमिनेंट और बोथ रिसेसिव, ये हो गया होमोजाइगस, ठीक है जी। यार जाहिर सी बात है, जब दोनों के दोनों प्योर एलील मिलेंगे, यानी कि मान लो कैपिटल टी और कैपिटल टी मिल रहा है, तो प्योर ही प्लांट मिलेगा ना आपको,
दूसरा थोड़ी ना मिलेगा। वही अगर मिक्सिंग हो जाए कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब आपको कैसा मिलेगा, वो एक हाइब्रिड वाला जोन हो जाएगा। वहां पे जो मिलेगा वो हाइब्रिड प्लांट होगा, वहां पे प्योर नहीं होगा। प्रोड्यूस ए प्योर ट्रेट, प्रोड्यूस ए हाइब्रिड ट्रेट। ठीक है जी, ओके। कैपिटल टी टोल प्लांट, टोल, ये टोल प्लांट डोमिनेंट ट्रेट अपीयर्स। ठीक है जी, शोज ओनली वन टाइप ऑफ एलील इफेक्ट, डोमिनेंट एलील इफेक्ट इज सीन, रिसेसिव इज हिडन। ठीक है जी। फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप में बेसिकली आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की जाती है, जीनोटाइप में जेनेटिक कोड के बारे में बात की जाती है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, ये आपके जेनेटिक कोड है बेसिकली। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप में आपकी फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाती है। आप कैसे दिखते हो, आप टोल दिखते हो, ड्वार्फ दिखते हो, काले दिखते हो, गोरे दिखते हो, वो आएगा सब कुछ फिनोटाइप में। ठीक है, जीनोटाइप में आपके कोड आ जाएंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। टोल और शॉर्ट प्लांट्स, यहाँ पे अपीयरेंस के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाउ द ऑर्गेनिज्म लुक्स, ये फिनोटाइप में आएगा। व्हाट जीन्स और एल्जीज द ऑर्गेनिज्म हैज, वो जीनोटाइप में आ जाएगा। ठीक है, द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये फिनोटाइप में आ जाएगा। जेनेटिक मेकअप और कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट। ठीक है जी, ओके। बेसिकली ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज मैंने बेसिकली आपको पेपर में आपको लिखने में हेल्प को इसलिए डाल रखी है, नहीं तो चीजें तो ऐसे ही बोल के समझा दी जाती हैं आराम से। ये बस इसलिए पढ़नी पड़ती है ताकि आपको पेपर में लिखने में हेल्प हो जाए। ठीक है, विजिबिलिटी, हाँ यहाँ पे तो विजिबिलिटी की बात होती है, कैन बी सीन और ऑब्जर्व। यहाँ पे आप डायरेक्टली थोड़ी ना देख सकते हो भाई साहब, डीएनए को आप डायरेक्टली थोड़ी ना देख लोगे नंगी आंखों से, नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये हमारा जीनोटाइप का एग्जांपल है, ये हमारा फिनोटाइप का एग्जांपल है। ठीक है जी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट है जो मिस्टर मेंडल ने परफॉर्म किए थे। ठीक है, अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए 3 लॉ दिए थे मिस्टर मेंडल ने इन दोनों के बेस पे। कौन कौन से लॉ थे, लॉ, नहीं आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, दोनों हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर की स्टडी की थी, ठीक है, वो था हाइट वाला कैरेक्टर। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर की स्टडी की थी। कौन कौन सा, एक तो सीड कलर था, एक सीड शेप था। सीड कलर कैसा कैसा था, सीड का कलर था एक तो येलो था और एक था ग्रीन। ठीक है, सीड की शेप कैसी थी, एक तो रिंकल्ड थी और एक था राउंड। ठीक है, ये 2 शेप थी। तो ए क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट दैट इन्वॉल्व वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है जी, हाइट की बात हो रही है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात हो रही है, यानी कि कैपिटल आर, स्मॉल आर और वाई और स्मॉल वाई, इनकी बात हो रही है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 ट्रेट स्टडी करते हैं, डाई हाइब्रिड में 2 ट्रेट स्टडी करते हैं, ये मैंने अभी भी बताया। क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन पीसेस। ठीक है जी, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। आपको मोनोहाइब्रिड की फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जबकि डाई हाइब्रिड की आप सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो याद रख लो, जीनोटाइपिक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये तीनों पेपर में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, ओके। पर्पज टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर, ओके, टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करना, यहाँ पे 2 कैरेक्टर को स्टडी करना। पनेट स्केयर, पनेट स्केयर क्या होता है यार, हमारे F2 जनरेशन के बाद जो भी आउटकम आए थे ना, जो भी पॉसिबिलिटीज थी, उनको हमने ना एक स्केयर वाली फॉर्म में लिख लिया था, उसी को पनेट स्केयर बोला गया है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन चाहो तो वैसे लिख लेना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। ये सारे के सारे नोट्स वोट्स तुम्हारे लिए हैं यार, तुम्हें लिखना है। वैसे मैं नॉर्मली लैंग्वेज में बता चुका हूँ, अब नॉर्मली सीखने के बाद ये लैंग्वेज में लिख पाना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, मेंडल, मिस्टर मेंडल कौन थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, पता है। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे 2 वाले, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये है मेंडल वाज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में इनकी पढ़ाई हुई थी वैसे, और वहां पे जब पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी नज़र जो है प्लांट वाली स्टडी की तरफ गई थी थोड़ी सी। वहां पे इन्होंने पी प्लांट का पैटर्न वैटर्न, हाइट वाइट सब कुछ देखा था यार, जो भी था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ले अब वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी यार, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दुख दर्द पीड़ा, बिल्कुल समझ सकता हूँ यार। पहले ही न्यूटन ने आप लोगों को परेशान कर रखा था, 9th क्लास में भी बहुत दुखी किया है, आगे भी बहुत दुखी करेंगे मिस्टर न्यूटन। तो एच वर्मा जब पढ़ोगे 11th 12th क्लास में IIT के लिए। ठीक है, समझ सकता हूँ यार आप लोगों का दुख दर्द पीड़ा, बट क्या करें यार, कोई बस सपोर्ट कर सकता हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल हो जाए। आप लोगों में वेरिएशन डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि IIT तक आप पहुँच पाओ। ठीक है, चलिए जी, एक्वायर्ड ट्रेट पैदा करते हैं आप लोगों में। ठीक है, हाँ, तो ये 3 लॉज थे जो कि मिस्टर मेंडल ने परफॉर्म किए थे, लॉज थे जो कि मिस्टर मेंडल ने बताए थे। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पहले वाला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था ना एक्सपेरिमेंट, उससे आपको 2 लॉ मिल जाएंगे। अगले वाला जो एक्सपेरिमेंट था डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला, उससे आपको 1 लॉ मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए जी आगे बात करते हैं। ये 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे मिस्टर मेंडल ने। कौन कौन से कैरेक्टर थे ये? इन्होंने सीड शेप स्टडी की थी, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ये सारी चीजें मिस्टर मेंडल ने स्टडी की थी। ठीक है। सीड शेप डोमिनेंट ट्रेट में कैसी थी? राउंड, और रिसेसिव ट्रेट में कैसी थी? रिंकल्ड। ठीक है। सीड कलर डोमिनेंट में कैसा था? येलो, रिसेसिव में कैसा था? ग्रीन। फ्लावर कलर डोमिनेंट में कैसा था? वायलेट, रिसेसिव में कैसा था? वाइट। ठीक है। पोड शेप डोमिनेंट में कैसा था? फुल, और रिसेसिव में कैसा था? कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है। पोड कलर डोमिनेंट में कैसा था? ग्रीन, रिसेसिव में कैसा था? येलो। ठीक है। फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट में कैसी थी? एक्सियल, रिसेसिव में कैसी थी? टर्मिनल। ठीक है। स्टेम हाइट डोमिनेंट में कैसी थी? टोल, रिसेसिव में ड्वार्फ। ठीक है जी। तो ये 7 कैरेक्टर थे जो मिस्टर मेंडल ने स्टडी किए थे। यहाँ से जनरली क्वेश्चन कुछ एक से पूछ लिया जाता है 1 मार्कर में। ठीक है। तो थोड़ा सा देख के चले जाना। सो क्वेश्चन ये राइज होता है कि मिस्टर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहला रीजन, एक तो पी प्लांट की लाइफ शॉर्ट होती है, लाइफ शॉर्ट होती है तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा रीजन, मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े से टाइम में बहुत सारी जनरेशन की स्टडी की जा सकती है। आप एक बात सोच के देखिए, अगर मिस्टर मेंडल ने इंसानों की स्टडी की, इंसानों पर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया होता तो क्या होता? एक इंसान लगभग 70, 80 या 100 साल तक तो जी ही जाता है यार। और उतनी मिस्टर मेंडल की लाइफ होती, हद मार के 1 या 2 जनरेशन की स्टडी कर लेता, इससे ज्यादा कितना कर पाता? तो इसलिए पी प्लांट को चूज करना बेटर था। ठीक है। मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड, पी प्लांट में बहुत सारी जनरेशन स्टडी की जा सकती है, इंसानों की नहीं कर पाता, तो बेटर, तो अच्छा किया कि इंसानों के ऊपर नहीं किया। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, पी प्लांट तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। सर वो तो इंसान भी कर देते हैं। अरे नहीं, उतने नहीं कर पाते यार। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो ना, संतान, बच्चा। ठीक है। इट हैज बाई इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, सर वो तो इंसानों में भी, क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी बोल देते हो, यहाँ पे ध्यान दो। इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, देयरफॉर बोथ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन कैन बी डन। तो पी प्लांट के जो फ्लावर इनमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों पॉसिबल थे। ठीक है। इंसानों में पॉसिबल है नहीं है भाई। ये देखो, ये पी प्लांट में इतनी सारी वेराइटीज मिल रही है ना, तो इसलिए पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा बेहतर था एज कम्पेयर टू इंसानों के। ठीक है। इट हैज 7 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यही वाले 7 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये वाले, ये सारे के सारे मिस्टर मेंडल ने स्टडी किए थे। इंसानों में इतने कर पाते हैं, इंसानों को लेकर तो एजम्पशन बना दी कि जैसा जैसा यहाँ पे हो रहा है ना, वैसा ऐसा कुछ कुछ ऐसा ऐसा ही इंसानों में होगा। ठीक है। तो सही क्या, आई थिंक पी के साथ ही करके इंसानों के साथ करने का कुछ फायदा था? आप बताइए अगर आपको लगता है कि हाँ इंसानों के साथ करने का फायदा था, और रीजन देना, मजाक में मत लिख देना। मिस्टर मेंडल ने कौन सी टेक्निक यूज करी? यार मेंडल एक नंबर का चालू आदमी था, इसने ये ना यही हरकतें करता रहा। इसने क्या किया? एंथन निकाल दिया यार। इज रिमूव फ्रॉम द चूजन फीमेल फ्लावर टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। यार एंथन निकाल दिया, एंथन निकालने का क्या मतलब हुआ? जाहिर सी बात है, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक नहीं जाएंगे, उसको पोलन ग्रेन से खत्म कर दिए, तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर क्या किया? उस पर्टिकुलर फ्लावर का एंथन निकाल के दूसरे फ्लावर का पार्ट जो उसने चूज किया है, उस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स था वो यहाँ के स्टिग्मा तक लेके आया है ये। तब जाके इसने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अपनी पसंद के फ्लावर के बीच में वो करा रहा है, और इनके बीच सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। तो एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द चूजन फीमेल फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, एंड पोलन फ्रॉम द चूजन मेल फ्लावर इज प्लेस्ड ऑन द फीमेल फ्लावर स्टिग्मा। ठीक है। तो चूजन मेल फ्लावर अपनी पसंद से चूज किया था यार। चलिए जी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, बल्कि बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल आते हैं, डाईहाइब्रिड पे भी और मोनोहाइब्रिड पे भी आए आते हैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है। इन हिज फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। हाँ यार ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए आपको मैं एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है। चलिए जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या था? मिस्टर मेंडल ने। ठीक है जी। ओके। इस वाले एक्सपेरिमेंट में मिस्टर मेंडल ने हाइट वाले कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रखा है। कौन से कैरेक्टर के बारे में? हाइट वाले। जबकि डाईहाइब्रिड में कौन सा कैरेक्टर डिस्कस किया है? सीड कलर और शेप, यानी कलर और शेप वाला कैरेक्टर डिस्कस कर रखा है। ठीक है। ये है हमारे पेरेंट प्लांट। ठीक है जी। और ये है इनके ऑफस्प्रिंग। ठीक है। जब आप इन प्लांट के बीच में क्रॉस कराओगे, क्रॉस मतलब समझते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, दोनों के बीच में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हो तो हमें ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। सिमिलरली जब आप दो प्लांट के बीच में कराओगे तो भी आपको ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होंगे। ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोला गया एनसीईआरटी में? प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट प्लांट। ठीक है। बेसिकली इनके बच्चे, ये बोला गया। अब आप एक सीधी सी बात, नॉर्मल सी बात सोच के देखो यार, एक टोल प्लांट ले लिया और एक शॉर्ट प्लांट ले लिया। ये टोल और ये शॉर्ट क्यों है ये पता है आपको? अब ये देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों टोल एलील है, तो दोनों के दोनों टोल होंगे तो टोल ही होएगा, और दोनों के दोनों यहाँ पे शॉर्ट एलील है, तो दोनों के दोनों शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट ही होगा। ठीक है। अब एक टोल प्लांट और
अब एक टोल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में मिस्टर मेंडल ने क्रॉस करा दिया, हाइब्रिडाइज करा दिया, ठीक है। और ये अब मिस्टर मेंडल ने क्या किया, एक टोल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एक टोल है और एक शॉर्ट है, तो यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कुछ टोल हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट हो सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे। रिजल्ट क्या होगा कि सारे के सारे टोल आ गए, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए सारे के सारे कैसे थे, टोल। और इस रिजल्ट ने मिस्टर मेंडल को थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया कि सारे के सारे टोल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये टोल क्यों आए हैं ये बताइए, इसका रीजन है आपके पास, टोल क्यों आए हैं। टोल इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारा कैपिटल टी है, यानी कि जो टोल वाला है वो हमारी एक डोमिनेंट रेट है, ठीक है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस होएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, 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 ठीक है। जबकि कैपिटल टी हमारी डोमिनेंट रेट होती है, और डोमिनेंट रेट कौन सी होती है, उसकी अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगी। तो एक कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है हर एक में, इसलिए सारे के सारे टोल हो गए, ठीक है। उसके बाद मिस्टर मेंडल ने क्या किया, मिस्टर मेंडल थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे रिजल्ट से, यार सरप्राइज थे थोड़े से रिजल्ट से कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद मिस्टर मेंडल ने क्या किया, मिस्टर मेंडल ने F1 जनरेशन के दो प्लांट उठा लिए, मान लो ये उठा लिए, और फिर इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करा दी मिस्टर मेंडल ने, ठीक है। क्या करा दी, सेल्फिंग। सेल्फ पोलिनेशन समझते हो ना, पढ़ चुके हो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, वही वाली चीज है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया मिस्टर मेंडल ने, तो हुआ क्या, दोनों प्लांट के बीच क्रॉस कराओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, चलिए जी देखते हैं। इन पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप स्केयर बॉक्स बनाते हो, उस स्केयर बॉक्स को क्या बोलते हैं, पनेट स्केयर। क्या बोलते हैं, पनेट स्केयर। तो पनेट स्केयर कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है हमारा पनेट स्केयर, ठीक है जी। ओके, देखो यार पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये लो जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया। अब गैमीट फॉर्मेशन होएगी, कैपिटल टी वाला भी गैमीट आ सकता है, स्मॉल टी वाला भी गैमीट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैपिटल टी वाला भी गैमीट आ सकता है और स्मॉल टी वाला भी गैमीट फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैं इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में फ्यूजन कराता हूं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आउटकम। इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में फ्यूजन कराऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, ठीक है जी। इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में फ्यूजन कराऊंगा तो स्मॉल टी और कैपिटल टी बनेगा। क्या मैंने सही लिखा है स्मॉल टी और कैपिटल टी, नहीं गलत लिखा है। हमेशा कैपिटल टी पहले आएगा, कौन सा टी पहले आएगा, कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट रेट है, ठीक है जी। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। और इस वाले टी और इस वाले टी के बीच में अगर आप फ्यूजन कराओगे तो हमारे पास स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल टी क्या है, ये एक डोमिनेंट रेट है, ये भी डोमिनेंट रेट है, ये भी डोमिनेंट रेट है। अब स्मॉल टी क्या है हमारा, ये है रिसेसिव ट्रेट, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। और डोमिनेंट ट्रेट की अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है इसका मतलब वो एक्सप्रेस होगा, और रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों कॉपी चाहिए, यानी कि दोनों स्मॉल टी होंगे तभी आपको प्लांट शॉर्ट दिखेगा, अदरवाइज कैसा दिखेगा, टोल। और वही हुआ, कैपिटल टी ये वाला प्लांट टोल आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी प्लांट टोल आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल आएगा, और ये वाला शॉर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या पता, तो फाइनली क्या पता चला, जब मिस्टर मेंडल ने पेरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए सारे के सारे टोल थे। इस रिजल्ट से मिस्टर मेंडल थोड़े से सरप्राइज थे। उसके बाद मिस्टर मेंडल ने F1 जनरेशन के दो प्लांट उठाए, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, और फिर जो F2 में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए बाय द F1 जनरेशन, उसमें क्या हुआ, उसमें भी रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंस था कि दोनों के दोनों टोल होने के बावजूद मिस्टर मेंडल ने तो एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई सारे के सारे टोल आ जाएंगे, लेकिन वो टोल ना आके थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, यहाँ पे एक शॉर्ट आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मिस्टर मेंडल ने रिजल्ट निकाला कि जो डोमिनेंट वाला एलील है वो एक्सप्रेस हो रहा है, और जो रिसेसिव वाला है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब रिसेसिव यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बताया कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे है। हमने पेरेंट प्लांट लिए कैपिटल टी यानी कि ये होमोजाइगस ले लिया हमने दोनों के दोनों, ठीक है। अब गैमीट फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, कैपिटल टी होएगा, ये कैपिटल टी भी आ सकता है, ये कैपिटल टी भी आ सकता है, ये स्मॉल टी भी आ सकता है, ये स्मॉल टी भी आ सकता है। तो कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया, और फाइनली फ्यूजन के बाद क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसके बीच में हमने करा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, यहाँ भी और यहाँ भी। जब इन दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो क्या क्या बनने के चांस थे,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो चारों के चारों आउटपुट यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है जी, ओके सर। हमने डिटरमाइन करी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो में हम क्या देखते हैं, लुक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोल कितने हो सकते हैं, ये वाला टोल होएगा, ये वाला भी टोल होएगा, ये वाला भी टोल होएगा, एक होएगा शॉर्ट, यानी कि 3 टोल है, यानी कि 3 डवर्फ कितने हैं 1, तो 3:1 ये होएगा फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीन रेशियो में हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। कौन से कोड की, जेनेटिक कोड की। यहाँ पे हम बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। तो ये वाला भी होमोजाइगस है, ये वाला भी होमोजाइगस है, और ये हमारा हेट्रोजाइगस। तो कैपिटल टी कितने हैं 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2, स्मॉल टी कितने हैं 1, तो 1 2 1। तो ये आ गई हमारी जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हैं और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अब क्लियर हो गया होगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कराया है वायलेट और व्हाइट फ्लावर के बीच में, वायलेट और व्हाइट फ्लावर के बीच में। जैसे इनको क्रॉस कराया आपको वायलेट ऑब्टेन हुआ, उसके बाद वायलेट में सेल्फिंग करा दी, तो 3 आपको वायलेट के मिल गए और 1 मिल गया आपको व्हाइट का। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई 1 2 3, 3 आपको वायलेट दिख रहे हैं, 1 आपको व्हाइट दिख रहा है, तो 3:1। ये आ गई आपकी फिनोटाइपिक रेशियो फ्लावर वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ 2 एलील इज हेट्रोजाइगस। चलो जी हेट्रोजाइगस ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। द एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट। जो एलील एक्सप्रेस होगा वो कौन सा होएगा, वो डोमिनेंट होएगा, यानी कि कैपिटल टी वाला, यानी कि कैपिटल टी वाला डोमिनेंट था। अभी अभी हमने F1 जनरेशन में भी देखा और F2 में भी देखा, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट था, वही एक्सप्रेस हो रहा था। वाइल द अदर इज कॉल्ड रिसेसिव, दूसरे वाले को हमने रिसेसिव बोल दिया। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन कॉपीज ऑफ जीन्स और एलील्स आर डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड सच दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली 1 एलील, यानी कि एक ही एलील रिसीव होगा। मान लीजिए गैमीट को एक ही एलील ऑब्टेन होता है, जैसे मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये मेरे पास एक पेयर है 2 एलील का। ठीक है, अब इससे मुझे गैमीट फॉर्म करना है, तो गैमीट में या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जा सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। यूं थोड़ी ना कि दोनों के दोनों चले जाएंगे, वही बात ही कह रहे हैं, गैमीट रिसीव ओनली 1 एलील। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। चलिए जी डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट की अभी हम बात करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, और वो दोनों कैरेक्टर क्या क्या है, एक तो सीड कलर है, एक सीड शेप है। सीड कलर कौन कौन सा डिस्कस किया गया है, यहाँ पे सीड कलर डिस्कस किया गया है ग्रीन और येलो। सीड शेप कौन कौन सी डिस्कस की गई है, एक राउंड और एक रिंकल्ड। ठीक है जी, ये 2 कैरेक्टर हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किए हैं मेंडल के। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमने ले लिए 2 पेरेंट प्लांट हमारे। ठीक है, ये है हमारे पेरेंट प्लांट। ठीक है, इस प्लांट के कैरेक्टर क्या क्या है, कैरेक्टर लिख लेते हैं पहले। एक तो सीड कलर है और एक सीड शेप है हमारे पास। ठीक है, कलर कौन कौन से हमारे पास, येलो है और ग्रीन है। सीड शेप कौन कौन से हमारे पास, राउंड है और रिंकल्ड है। ठीक है, ये 2 शेप है। तो ये तो है हमारे पास रिंकल्ड येलो, ये है हमारे पास राउंड ग्रीन। ठीक है जी, ये है हमारे पास राउंड ग्रीन और ये है हमारे पास रिंकल्ड येलो। ठीक है, ये हमारे पास राउंड ग्रीन सीड है, ये है हमारे पास रिंकल्ड येलो सीड। ठीक है, अब गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होएगा। बिल्कुल, चलिए ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में गैमीट फॉर्मेशन होगी। जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होगी, जाहिर सी बात है एक एलील आएगा ऊपर से, तो एक एलील यहां से आएगा, एक एलील यहां से आएगा, तो यहां से एक आर आ गया, यहां से स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, और यहां से एक स्मॉल आर आ गया और यहां से एक वाई आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये हो गया राउंड, ये हो गया हमारा राउंड ग्रीन और ये हो गया हमारा रिंकल्ड येलो। अब इन दोनों के बीच में करा दिया हमने फ्यूजन। जैसे ही फ्यूजन कराया ये फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या मिला हमें फ्यूजन कराने के बाद, राउंड येलो। F2 जनरेशन में क्या होएगा, अब हम इस वाले की करा देंगे सेल्फिंग F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, उसमें क्या होएगा, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, इन दोनों के बीच में अब हम कराएंगे क्या, सेल्फिंग। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है, अब यहां से क्या क्या फॉर्म हो सकता है यार, एक तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एक साइड की, और यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे, क्रॉस, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद जो भी पॉसिबिलिटीज आएंगी उनको हम पनेट स्क्वायर में लिख देंगे।
जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने पनेट स्क्वायर में लिख दी। इन चारों को कहाँ लिखा, इन चारों को ये लिख रखा कैपिटल आर वाई, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला और ये चौथे वाला, और ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया इन सारों के बीच में, तो हमें ये रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है जी, ओके सर। इन रिजल्ट में ना एक बात ध्यान में रखनी है, जो कैपिटल वाला लेटर है वो आपको हमेशा पहले ही लिखना होता है, क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेंट रेट होता है, और रिसेसिव वाले को हमेशा बाद में ही लिखना है। जैसे कि चलिए आपको समझाता हूं, जब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग होगी तो क्या बनेगा, कैपिटल आर वाई क्रॉस कैपिटल आर वाई, तो आर आर वाई वाई, ये आ गया हमारा पहला प्रोडक्ट। ठीक है जी, दूसरे की बात करते हैं, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई। कैपिटल आर वाई ये कैसा है, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या होएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले आएगा और स्मॉल वाई बाद में आएगा, तो ये बन गया आपका दूसरे वाला प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला। ठीक है, तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ऐसे। अब यार एक तो छोटा होगा ना, दोनों ही बड़े हैं, तो वाई वाई, तो कैपिटल आर आर वाई वाई। तो इस तरीके से ये सारी की सारी टेबल हमने बना रखी है। ठीक है जी, अब ये वाला कैसे, ये वाला बताऊं कैसे आया, यहाँ का स्मॉल आर और वाई उठाया, यहाँ का स्मॉल आर और वाई उठाया, स्मॉल आर और वाई इंटू स्मॉल आर और वाई, तो शेप को तो पहले लिखना है, स्मॉल आर कलर को बाद में लिखना है, वाई वाई। स्मॉल आर कौन से वाली ट्रेट है, स्मॉल आर येलो मतलब राउंड शेप है या रिंकल्ड शेप है, स्मॉल आर कौन से में है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर है रिंकल्ड में, तो शेप कैसी आएगी, रिंकल्ड। और कैपिटल वाई कौन से में, कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, यानी कि रिंकल्ड येलो बनेगा। चलिए देखते हैं कौन सा बना है रिंकल्ड येलो, हो गया रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो ऐसे हमारा मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऐसे ही हमारा डाईहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब उसके बाद बात आती है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो की। अभी बात आती है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो की। तो डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की आपको सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो दिमाग में रखनी है, जीनोटाइपिक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके सर। इस वाले टेबल को डील करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप क्या करना कि ये वाली जो चीजें हैं ना, इनको तो मान लो एक्स एक्सिस, क्या मान लो एक्स एक्सिस, जैसे 9th क्लास में सीखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। करना क्या है, एक्स वाले को पहले लिख लेना, वाई वाले को बाद में लिख लेना। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि कैपिटल वाला हमेशा पहले आएगा, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा हुआ है ना, अगर गलती से आपका स्मॉल आर पहले आ रहा है और कैपिटल आर बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा कैपिटल आर पहले लिखना है, स्मॉल आर बाद में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही वाई वाई का है। आप ये तो लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है कैपिटल वाई, और यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, कैपिटल आर। ठीक है जी, पूरी टेबल को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करके डील कर सकते हो। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिख दो, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिख दो। ठीक है जी, जैसे एक्स वाला कैपिटल आर वाई पहले आएगा, स्मॉल आर वाई बाद में आएगा, लेकिन पहले आपको आर आर वाले लिखने हैं, फिर बाद में आपको वाई वाई वाले लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि आर आर एक कैरेक्टर है, वाई वाई दूसरा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले आर आर वाले लिख दिए, फिर वाई वाई वाले लिख दिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर स्मॉल वाई पहले आ गया होता ना, तो गलत हो जाता। स्मॉल वाई को कैपिटल वाई के बाद ही लिखना है, क्योंकि डोमिनेंट रेट क्या है, कैपिटल वाई है, और दोनों ही स्मॉल वाई हैं, तो लिख लो फिर कैसे भी, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। इस फिनोटाइपिक रेशियो को आप दिमाग में रखोगे, दैट इज 9:3:1। और ये किसका है, ये है डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट का। कौन से एक्सपेरिमेंट का, डाईहाइब्रिड क्रॉस का। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसके बेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लो क्या कहता है कि यार देखो आपके पास दो कैरेक्टर मान लो, चलिए, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। इन शॉर्ट बता दूं, सीधी भाषा में एक बात कह रहा है कि अलग अलग कैरेक्टर अपना अलग अलग रोल इजीली प्ले कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शेप हो और कोई भी कलर हो, दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं होता कि शेप की वजह से कलर इन्फ्लुएंस हो जाएगा या कलर की वजह से शेप इन्फ्लुएंस होएगा। कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, दोनों अपना अपना रोल अलग अलग प्ले करते हैं।
कोई भी शेप आएगी तो उससे कोई कलर इन्फ्लुएंस नहीं होता और किसी भी कलर से कोई भी शेप इन्फ्लुएंस नहीं होती। इसका मतलब ये है कि राउंड अगर शेप आई है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ग्रीन ही आएगा, वो येलो भी आ सकता है। और येलो ही अगर कलर आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड ही आएगा, वो रिंकल्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहता है और इसको लिखना इस लैंग्वेज में है। ठीक है जी, ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, चलिए जी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। देखो यार, सेक्स डिटर्मिनेशन के ना अलग अलग रूल होते हैं अलग अलग स्पीसीज में। ठीक है, जैसे हम इंसान है, हमारे में ना जीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है तो। ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमंस में। जबकि अगर मैं स्नेल्स वगैरह की बात करता हूँ, स्नेल्स चेंज कर लेते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, जबकि अगर मैं क्रोकोडाइल और टर्टल्स की बात करता हूँ, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में टेम्परेचर का बड़ा तगड़ा रोल होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मेल क्रोकोडाइल या मेल टर्टल होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि फीमेल होएगा। ठीक है, तो क्रोकोडाइल और टर्टल वगैरह में जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जबकि अगर मैं स्नेल्स की बात कर रहा हूँ तो वो अपनी लाइफ टाइम में ही अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, जबकि मैं ह्यूमंस की अगर बात करता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन की, हमारे में जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइन कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे कैसे कैसे होता है। इन अदर वर्ड्स, द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स। ठीक है जी, जीन्स डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लो ये एक मेल बॉडी है, ये एक फीमेल बॉडी है। ठीक है, मेल बॉडी के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल बॉडी के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इन 23 में से 22 पेयर जो होते हैं ना, वो ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, कैसे जोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स। और एक जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, वही डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये वाला है वो सेक्स क्रोमोसोम, मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होगी, अब हमारे पास जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था ना, दो एलील थे, दोनों में से गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही एलील जाएगा, या तो X जाएगा या Y जाएगा। ठीक है, तो मेल का आ गया X और Y। फीमेल से क्या आ सकता है, फीमेल से X ही आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस वाले स्पर्म सेल और इस वाले एग सेल में फ्यूजन होता है तो डबल एक्स बनेगा, यानी कि ये वाला जाइगोट बनेगा, और डबल एक्स का मतलब क्या होएगा, फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और ये वाला एग सेल फ्यूजन करते हैं तो XY बनेगा, तो XY वाला जाइगोट बनेगा तो कौन सा होएगा, मेल वर्जन। ठीक है, ओके जी। सो यार फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी भी है GS विज्ञान की, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली बताऊँगा यार, जाहिर सी बात है, आपके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी चीज़ अगर ऐसी है जो आपको ढंग से समझ में ना आई है तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, में जिन दो टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपके पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक था ना, ये वाला, इस वाले टॉपिक से भी एजर्शन रीजनिंग वगैरह में कैसे ना कैसे करके 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, 1 नंबर का भी आ जाता है, मतलब आता जरूर है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय।